नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नैनीताल के मुक्तेश्वर पहुंचे थे, जहां से वे कुमाऊं गढ़वाल विकास निगम मुक्तेश्वर में केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर के 3 नन्हे मुन्ने बच्चे मुख्यमंत्री से आकर मिले। अपने बीच मुख्यमंत्री को देख बच्चे काफी उत्साहित हो गए थे। केंद्रीय विद्यालय में 6ठी कक्षा की छात्रा करुणा और 3री कक्षा की छात्रा रुचि और पहली कक्षा के छात्र शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी भी बच्चों को देख काफी प्रफुल्लित भी हुए थे। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों से बातचीत की और उनका हाल चाल जाना और उनकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा है। बच्चे सीएम से मिलकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने सीएम धामी का ऑटोग्राफ भी लिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मन की बात कार्यक्रम पर अपना बयान मीडिया को जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं वह अच्छा है और यह अपने आप में एक इवेंट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजर्स की ही पार्टी है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें 2 तरफा संवाद होते, शून्य की दर से भी अगर मन की बात के संवाद होते, तो हम लोग भी कहते हैं कि आप लोग जनता की कद्र कर रहे हैं, आप केवल अपनी बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी भावना को लोगों के ऊपर थोपते हैं। देखिए, अच्छा है, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं वो अपने आप ही में एक इवेंट होती है और भाजपा तो वैसे भी जो है इवेंट मैनेजर्स की ही पार्टी है। ये एक तरफा संवाद है। यदि ये 2 तरफा इसमें 1 दर्जन भी संवाद होते हैं, ये मन की बात सुनने के भी 10 एपिसोड होते, तो हम कहते कि हाँ, आप लोकतंत्र की कद्र कर रहे हैं। आप केवल अपनी बात कहते हैं, तो इसका अर्थ है आप अपनी भावना को लोगों के ऊपर थोपते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी किताब मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत का विमोचन किया है। वही बताते कि हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें हमने इस किताब में रखी है और कुछ बातों को अगले खंड में रखेंगे। राजराजेश्वरम ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित धारचूला के विधायक हरीश धामी समेत तमाम नेता एवं कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 2016 में उत्तराखंड में कुछ सियासी घटनाक्रम भी हुए हैं, इसका जिक्र भी इस 4 खंड की किताब में किया गया है। उन्होंने कहा कि इसको बिना तो उत्तराखंडियत है ही नहीं बता दे कि पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य भी शामिल हुए। कुल है 4 खंडों में है, 4 खंडों में है। उसके बिना तो उत्तराखंडियत है ही नहीं, बल्कि उत्तराखंडियत को खंडित करने की कोशिश थी। वो अकेले कोई हमारी सरकार पे छूट नहीं थी, वस्तुतः वो लोकतंत्र और उत्तराखंडियत दोनों पर छूट। कुछ बातें हमने इसमें रखी है और दूसरे स्टेज की कुछ बातें जो है दूसरे खंड में समाहित होंगी और एक परफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल मॉडल जो है हमारी सोच का है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अच्छी बात है अगर वह विरोध कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ पन्ना गायक हूं, मैं उन लोगों में से नहीं जो लोग दवा करे। हमने पैदा किया और जिसने पैदा किया और उसको छोड़कर भाग गए। हरीश रावत ने कहा है कि अगर किसी को विरोध करना है तो वो कर सकता है, सबका अपना अपना मत है। दरअसल कभी कांग्रेस में हरीश रावत के साथी रहे किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत की इस किताब को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि इन दिनों किशोर उपाध्याय भाजपा से टिहरी के विधायक हैं और अब हरीश रावत की इस किताब को लेकर किशोर उपाध्याय ने ट्वीट के माध्यम से चुटकी भी दी, जिस पर हरीश रावत ने तंज कसा। अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि मैं तो पन्ना गायक हूँ, मैं कम से कम उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोग दावा करें हमने पैदा किया
और जिसको पैदा किया उसको छोड़ करके भाग जाए। सर, आपने जिस पर देहरादून के यातायात अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंटे ने बताया कि यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पानी के टैंकरों की आवाजाही पर नकेल कसी है। वहीं पेयजल टैंकरों को छोड़कर बाकी के टैंकरों को दिन में शहर में नो एंट्री रहेगी। यह टैंकर केवल रात में ही पानी की सप्लाई कर सकेंगे, जबकि पेयजल टैंकरों की आवाजाही भी दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा सभी टैंकर सड़क की बाई लेन में ही चलेंगे। यह निर्णय विभिन्न विभागों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में लिया गया है। यातायात अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंटे ने बताया कि यातायात सुधार के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं वर्तमान में टोइंग की कार्रवाई पीपीपी मोड पर क्रेन लेकर की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि शहर में दिन भर टैंकरों की आवाजाही रहती है और निर्माणाधीन साइट्स पर बड़ी संख्या में टैंकर आते जाते रहते हैं। इससे यातायात तो बाधित होता ही है, साथ ही कई बार हादसे भी हो जाते हैं। वहीं यातायात अधीक्षक ने बताया कि इसके लिए पार्षदों, टैंकर स्वामियों, चालकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई थी। इसके बाद निर्णय लिया गया कि मार्ग पर नो पार्किंग जोन में टैंकर खड़ा नहीं किया जाएगा, चौराहों पर लेफ्ट टर्न ही रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट, होटलों और अन्य निर्माण कार्यों में जलापूर्ति करने वाले टैंकर दिन में किसी भी समय नहीं चलेंगे। उनके लिए रात में आवाजाही तय की जाएगी। देखा गया है कि जो टैंकर देहरादून शहर में चल रहा है वो बेसिकली पानी के टैंकर है और ट्रैक्टर ट्रॉली पे चल रहा है, जिसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, राइट लेन में चलते हैं, उनके पीछे लंबी लाइन लगती है। तो हमारे द्वारा जब चालानी कार्रवाई की गई तो बहुत बार देखा गया कि कुछ ही टैंकर है जो जल निगम द्वारा पानी पीने के लिए यूज किए जाते हैं और बहुतांश टैंकर जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज हो रहा है या गार्डनिंग के लिए या होटलों द्वारा या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो इसी में के तहत एक नियमावली की गई। पार्षद जो जनरली पेयजल के लिए टैंकर यूज करते हैं उनको इन्वॉल्व किया गया और दोपहर 1 से 3 जो स्कूल के बच्चों की सेफ्टी का इशू है वो छोड़ के बाकी समय हमने ड्रिंकिंग वाटर पेयजल के लिए निर्धारित किया और जो अदर देन पेयजल का पर्पज है उसके लिए रात को 8 बजे से सुबह 9 बजे तक का टाइम फिक्स किया है। दिन में ये नहीं चलेंगे। तो दिन में पेयजल टैंकरों को एंट्री क्रेन लेकर कार्रवाई की जा रही है। बता दें, टैंकरों की आवाजाही पर अब नकेल कसी गई है, जहां पर अब दिन में पेयजल टैंकरों को एंट्री मिलेगी और शाम के समय इन टैंकरों को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे यातायात बाधित होती है। लालकुआं के बिंदुखत्ता में एक दलित व्यक्ति की भूमि कब्जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया। बताते कि पूरा मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक अनुसूचित समाज के व्यक्ति की भूमि कब्जाने के संबंध में वीडियो पोस्ट कर दी गई है। पूरे मामले में जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वह समाजसेवी किरण डालाकोटी है, जिसके बाद उन्होंने खुद सामने आकर मामले की पूरी जानकारी भी ली और कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र दिया और कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। जिस जमीन पर विवाद है वो उनकी खुद की भूमि है, जिसे उन्होंने 2012 में खरीदा था, जिसके स्टैंप पेपर और सभी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है। सबसे पहले तो मैं इस तरीके के काम नहीं करता हूं कि किसी दलित की या किसी गरीब आदमी की। मैं तो खुद समाज सेवक हूं और खुद लोगों को, तुम्हें पता है कि मैंने बिंदुखत्ता में तक 6 लोगों को जमीन, अपनी खरीदी हुई जमीन दान में दे रखी है। विगत 2012 में मैंने, मेरे मित्र थे, मेरे साथ पढ़ते थे, सुरेंद्र सिंह खत्री जी, जो अब बिंदुखत्ता में निवास करते, तो उनसे हमने एक बीघा लगभग 1 बीघा जमीन हमने ली, जिसको हमने खेती के लिए हरिशन भट्ट जी को सौंपा था। लगातार खेती करते थे, वो लगातार खेती करते आ रहे हैं
तो पिछले दिनों जानवरों के नुकसान की वजह से वहाँ खेती नहीं हो पा रही थी, तो मुझसे उन्होंने कहा तार बाड़ कर दो। इसमें तार बाड़ खंभे तार बाड़ लगाने के लिए हम लोग वहाँ आए। दिन में हमने उसको तार बाड़ उसकी करी, पूरी तार बाड़ करी। उसके बाद हमने इसको फिर हम चले गए। जाने के बाद जब सुबह मेरे पास भट्टी जी का फोन आया कि हरीशचंद्र भट्टी जी का फोन आया कि वो तार बाड़ उखाड़ के, फिर मैं आया तो मैं अपने प्लॉट में गया तो वो हमारा पड़ोसी जो है हमारा आगरी है, यहाँ कारड़ जमीन पट्टा कहते हैं, राजनगर प्रखंड। हम यहाँ पर शुरू से रहते हुए आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें शुरू से यहाँ जब गांव बसा था तब से हमें यहाँ ला के रखा है। 85 की मेरी जन्म तिथि यहाँ की है। मेरे भाई का भी जन्म यहीं हुआ था 84 में। तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहीं हमने स्कूल पढ़ा है, यहीं सब कुछ किया। और इतने साल से यहाँ रहते हुए कुछ समय से यहाँ मेरी जो रोड किनारे ज़मीन है, मेरे पास टोटल इस समय है 4 बीघा ज़मीन है, टोटल मकान सहित टोटल 4 बीघा ज़मीन है। तो कुछ समय से मैं खेती ये नहीं कर पा रहा था, लॉकडाउन की वजह से खेती नहीं कर पाया। तो मेरे खेत में कुछ दबंग लोग यहाँ आके कांग्रेस के नेता जो हैं वो ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसको मैंने मना करने पर उन्होंने मेरे को अपना मतलब नेता होने का और अपना डीएम तक की लेवल में पहुंचकर मैं तुम्हें वहाँ भी मतलब नहीं जीतने दूंगा, ये कहने की बात मुझसे कही। तो है ग्वाला पार्क के नेता हैं, उनका नाम किरण डालाकोटी, उनकी वाइफ का नाम संध्या डालाकोटी। वो ज़्यादा जानकारी क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे को नहीं है। वो ज़मीन है कि ये डालाकोटी साहब की। कब से करते आ रहे हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं 2007 से वो ज़मीन को, जब सुरेंद्र खत्री थे तब से मैं उसमें खेती करता था। और उसके बाद इन्होंने लिया तो इन्होंने कहा भैया इन्होंने 2012 में इन्होंने कहा क्या कहते हैं, अभी भटजी को मत करने देना, जब मैं उनको देखूंगा तब उनको दूंगा। तो फिर आपने रिक्वेस्ट करी इनसे, तो इन्होंने मेरे को ही दे दिया वो जमीन। काम करते थे खेती का? मैं गेहूं और घास, बस। ऐसा कुछ नहीं है, उनके मन में आया लालच, तो वो सोच रहे कि ये जमीन हम कुछ करके आप कर लें। उनके पिताजी ने किसी को बेची होगी, तो कन्याल जी को बेची थी। वो कन्याल ने हमसे मैंने ली 2007 के समथिंग। उनका जो एक भाई और है, दोनों भाइयों ने मिलकर जमीन ले ली थी। एक फौजी है बगल में, उन्होंने अपना मकान बनाया है, और दूसरे भाई ने उनसे मैंने जमीन ले ली थी। तो 2012 के समथिंग मैंने भाई साहब के जो मैंने कब्जा था वो इनको दे दिया था। किसको बेची थी आपने? रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उत्तराखंड में नजूल की भूमि में बैठे लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा। बता दें कि काफी लंबे समय से इसकी मांग आम जनता लगातार कर रही थी, जिसको देखते हुए सरकार गंभीर है। साथ ही कहा कि मैंने भी चुनाव में वादा किया था, जिसका सपना बहुत जल्द अब पूरा होने जा रहा है। पिछले जो विधायक के समय में विधानसभा में जो नजूल नीति आई थी, वो तकनीकी रूप से गलत थी। उसमें कहीं भी गरीबों को मालिकाना हक देने का प्रावधान नहीं। इसलिए पूरे 1 साल में किसी गरीब को पुष्कर सिंह धामी जी की इच्छा के अनुरूप जो मिलना था 50 वर्ग मीटर से नीचे के लोगों को निःशुल्क मालिकाना हक, वो नहीं मिल रहा। तो स्वाभाविक रूप से उसमें संशोधन होना है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसके संशोधन की प्रक्रिया आरंभ होगी। जल्दी से ही नजूल नीति आएगी और उस नजूल नीति के आधार पर लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रुद्रपुर के विकास के लिए बहुत सारे हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं। चाहे पार्किंग का प्रोजेक्ट है, काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण का है, जल भराव की समस्या के समाधान के लिए सर्वे है, जाम से निजात दिलाना है, एक अच्छे पार्क का प्रस्ताव है, स्टेडियम का प्रस्ताव है। पौड़ी जिले में शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि इससे पहले राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़पाला मल्ला बिरोखाल के व्यायाम शिक्षक का नशे में धुत होने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब जिले के नैनी डांडा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्था पर भेजे गए सहायक शिक्षक के शराब पीकर स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिव पूजन सिंह ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है। वहीं उक्त शिक्षक के खिलाफ जांच बैठाते हुए शराबी शिक्षक का वेतन रोकने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और मामले में उप शिक्षा अधिकारी
नैनी डांडा को प्रकरण की जांच और सौंपकर जल्द रिपोर्ट दिए जाने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिव पूजन ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदेई में इस शिक्षक को व्यवस्था के तौर पर भेजा गया था। वहीं इस मामले पर पूर्व रिटायर्ड शिक्षक ने बताया कि पूर्व में शिक्षक और छात्रों में नैतिकता होती थी और वे अपनी मर्यादा में रहते थे, लेकिन अब जिस तरह से शिक्षक शराब के नशे में धुत है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का भविष्य किन हाथों में है। कल ही हमने विकासखंड के अधिकारी को, बीओ को हमने पत्र जारी कर दिया है उसके वेतन रोकने के लिए। और ये शिक्षक श्री आनंद सिंह सहायक अध्यापक देवता खेत में कार्य व्यवस्था पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदेई में भेजा गया था और ये ऐसा मदिरा पान सेवन का वीडियो जारी हुआ है जो कि कर्मचारी आचरण नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में संपूर्ण जांच करते हुए आख्या तत्काल उपलब्ध। और विद्यार्थियों के अंदर भी नैतिकता होती है, अनुशासन, अध्यापक भी अनुशासन में रहता था और विद्यार्थी भी अनुशासन में रहता था। नियम कानूनों की बात इतनी नहीं होती थी उस जमाने में। जो बड़े कह देते थे उसको मान जाते थे, जो प्रधानाचार्य ने कह दिया उसको टीचर्स मान जाते थे। लेकिन आज जो है सब नियम और कानून की बात करते हैं। विद्यार्थी भी कानून की बात करता है, उसके गार्जियन भी कानून की बात करते हैं, टीचर्स भी कानून की बात करते हैं। और जब सब मतलब ये है कि मर्यादाएं सबने ताक पर रख दी हैं तो उसका जो नतीजा होगा वो दिखाई दे रहा है। मैं तो उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अध्यापक का पद यह बहुत गरिमामय पद होता है। हम केवल खाने पीने या रुपए कमाने के ही निमित्त नहीं हैं, हमारे हाथ में हजारों का भाग्य होता है। देश के निर्माण में जो है ये आज का बच्चा जो है कल का नेता बनेगा। इन बच्चों को नेता बनाने में जो है अध्यापक का ही सबसे बड़ा हाथ है और वो अध्यापक को ही देख करके सीखते हैं। अगर हम इस प्रकार के दुष्कर्म कहूँगा मैं, अमर्यादित कार्य करते हैं, उसका असर जो है बच्चों पर, समाज पर बहुत बुरा पड़ता है। वहीं रुड़की बुलेटिन के पत्रकार अनवर राणा को 10 करोड़ का नोटिस दिया गया। रुड़की बुलेटिन के पत्रकार अनवर राणा ने बताया कि उनके द्वारा खानपुर विधायक उमेश कुमार को लेकर तथ्यों के आधार पर खबरें प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद पत्रकार अनवर राणा को 5-5 करोड़ के लोग 2 नोटिस भेजे गए। जिस पर पत्रकारों से बात करते हुए अनवर राणा ने कहा, उमेश कुमार विधायक होने के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है, इसीलिए मामला पारिवारिक भी है। अगर उन्हें मेरी खबरों से कोई नाराजगी थी तो नोटिस भेजने से पहले उमेश कुमार को एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, चाहे वो खुद बात करने या किसी और को जरिए बात करते। वही मामला आपस में बात करके ही निपट जाता। इस पूरे मामले पर पूर्व खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी कुमारी देवयानी का कहना है कि निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, वो हमारे खिलाफ हो या किसी और के। अगर कोई निष्पक्ष पत्रकारिता करता है तो क्या उसे नोटिस दिया जाएगा? कुमार जी की पत्रकार जैसा वो बोलते हैं, और मैं तो ये जानती हूँ कि पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, गुलाम नहीं होनी चाहिए। अगर जो सही है उसको सही दिखाइए, जो गलत है उसको गलत दिखाइए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बिल्कुल गलत दिखाइए, अगर मैं सही हूँ तो मेरे पक्ष को भी रखा जाए। कहना चाह रही हूँ पत्रकारों को जिस तरीके से नोटिस दिया गया है ये गलत है। जो उनके अगेंस्ट बोलेंगे उनको नोटिस मिल जाएगा और जो उनके पक्ष में बोलेंगे उनको नोटिस नहीं मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, जैसा मैंने सुना है। विधायक उमेश कुमार खानपुर जो है उनसे संबंधित मैंने कुछ खबरें लगाई थी और खबरें भी सत्यता पर थी, आधार के साथ लगाई थी, ऐसा नहीं। लेकिन उन्हें कुछ बुरा लगा, उसे देख तो उन्होंने मुझे 5 करोड़ का एक नोटिस दिया 13 तारीख में और 5 करोड़ का दिया 21 तारीख में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें नोटिस देना चाहिए था, बल्कि परिवार का मामला है, वो भी पत्रकार हैं वरिष्ठ और आजकल वो विधायक भी है। उन्हें ऐसी कोई बात मेरी नागवार लगी थी तो वो मुझसे पूछ लेते या किसी से पूछवा लेते। वो मामला परिवार का था, लेकिन उन्होंने नोटिस दिया, मुझे उनका जवाब देना पड़ेगा। उसमें ये है। आप भी मैं कोई खबर ऐसी नहीं लगाता, मुझे काफ़ी दिन पत्रकारिता करते हुए हो गए प्रिंट की,
अब मैं सोशल मीडिया पर भी चला रहा अपना चैनल रुड़की बुलेटिन, कि जो तथ्य मेरे पास ना हो या आधार ना जिसका हो उसे मैं किसी खबर को लगाता नहीं। मैंने तथ्यों के आधार पर और सबूत के आधार पर जो खबरें लगाई, अगर उसमें भी उन्हें कोई बुरा महसूस दिया तो मेरा मानना यह है कि वो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें मेरे से किसी से बात करा लेनी चाहिए थी या खुद कर लेनी चाहिए थी, वो मामला निमट जाता। उसे जो है नोटिस के हिसाब से नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल खानपुर के विधायक भी है, और मैं उन्हें मानता हूं कि हाँ वो सीईओ है अपने चैनलों के, लेकिन ये मामला नोटिस का नहीं था, मेरी खबरें थी। कोई चीज़ उनमें अगर कोई ऐसी उन्हें लगी थी, नागवार गुजरी थी, जबकि मैंने कोई ऐसी खबर नहीं लिखी जो तथ्य के आधार पर ना हो, उन्हें एक बार चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए थी परिवार में। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने अपने समर्थकों के साथ नगर में खुलेआम हुई हत्या के पीड़ित पक्ष के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सितारगंज में हो रहे अपराध पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवालिया निशान भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सितारगंज से अपराध बढ़े हैं वह सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता के चलते, प्रशासन की लापरवाही से शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अपराधियों को अपराध करने का और मौका मिल रहा है। पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि ऐसे अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है जो बेखौफ होकर शहर में अपराध कर रहे हैं। ऐसे संरक्षण देने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं नगर साथ ही ये भी कहा है कि अगर पीड़ित परिवार की सरकार मदद करना चाहती है तो उसको बसाने का काम करे, नौकरी दिलाने का काम करे। इसके अलावा मुकदमों को फास्ट ट्रैक पर ले जाकर अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करे। देखिए, आप जैसा खुद भी कह रहे हैं और लगातार लोगों को पता भी लग रहा है, मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि सितारगंज में अपराध जो ये बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार इस पे अंकुश लगाने में, इसे रोक पाने में नाकाम हो गई है और ये बात तो साबित ही होती चली जा रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग जब पूछ रहे हैं कि सरकार को देखना होगा कि ये इस तरीके के जो अपराधी हैं, चाहे खुलेआम हत्याएं हो जा रही हैं, चाहे कुछ दिनों पहले एक हल्द्वानी में भी एक कांड हुआ था, अभी भी छोटे छोटे झगड़े भी हो जा रहे हैं, तो आखिर ऐसे अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? इस पर भी सरकार को नजर रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ जा रही है कि इतना बड़ा कांड कर दे रहे हैं, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? उस पर भी सरकार को बहुत नजर बनानी पड़ेगी और संरक्षण देने वाले व्यक्ति पर के खिलाफ जो है कि विरुद्ध कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी हो गई। अन्यथा आप देख रहे हैं कि बहुत बुरा ये कांड, जिसको दूसरा रंग देने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये दूसरा रंग नहीं है, ये अपराधीकरण हमारे सितारगंज में बढ़ रहा है, मैं ये कह सकता हूं। और एक चीज और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सरकार के लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, ये सभी लोग दिखावा ना करके, उसके परिवार को दिखावा ना करके वास्तव में जो मदद हो सकती है सरकार से। तो नगर पालिका अध्यक्ष का दौरा, जहां सितारगंज में नगर पालिका अध्यक्ष ने दौरा किया, अपराध के लिए सरकार को भी कोसा। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इस वक्त इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.